नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टीचिंग मनीष कुमार यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज आपका जीन पियाजे के बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। जीन पियाजे समझिएगा कि आपके सीडीपी टॉपिक जो सब्जेक्ट है उससे आपके 4 से 5 प्रश्न इसके देखने को मिल जाते हैं और ये हर बार आने वाला टॉपिक है आपके एग्जाम में। तो पहले हम जीन पियाजे के बारे में जानेंगे कि क्या है, उनके बारे में थ्योरी को पढ़ेंगे, उसके बाद उनके पीवाईक्यू क्वेश्चंस को लगाएंगे। ठीक है, क्लास आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ऐसे समझिएगा कि इसको पढ़ने के बाद में आपको दोबारा जीन पियाजे पढ़ना नहीं पड़ेगा, सब कुछ आपका यहीं से कवर हो जाएगा और ट्रिक के साथ में पढ़ेंगे जो कि क्लास में ही आपको जीन पियाजे के बारे में सब कुछ समझ में आ जाए। पेपर में भी ये टॉपिक जो है वो हर बार आता है। ठीक है, इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिएगा। उसके बाद हमने एक चीज़ और आप लोगों के लिए की है कि अब आप लोगों के लिए एक पीवाईक्यू सीरीज ला रहे हैं हम। पीवाईक्यू सीरीज का मतलब ये है कि उसमें आपको डेली 20 पेडागोजी के और अदर जो क्वेश्चंस हैं वो आपको कराए जाएंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए इतने इम्पोर्टेंट होंगे कि जो आपके सीटेट एग्जाम में आ चुके हैं। ऐसे समझिएगा कि हमारे पास कम से कम आपकी 65 से 70 क्लासें होंगी, तो अगर डेली आपको इतने 20 क्वेश्चन मिल रहे हैं तो आप बहुत से क्वेश्चन आप लोग इससे कवर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा ताकि आपका कंटेंट जो है वो पूरा कवर हो जाए, आपकी क्लासें जो है वो अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएं। शुरुआत करते हैं जीन पियाजे के बारे में। ये हमारी जीन पियाजे जी हैं। इन्होंने क्या कहा, तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, ये तो आपको पता है। अब इनके बारे में कुछ बेसिक सी चीज़ें जान लेते हैं। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मकता पर बल दिया है। ठीक है, और संज्ञानवादी विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अगर आपको सीधा भी यही क्वेश्चन मिल जाए कि संज्ञानवादी विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो आप कहेंगे कि वो जीन पियाजे जी ने किया है। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो इम्पोर्टेंट क्लासें जो हैं वो आपको समय पर मिल जाएंगी। और आगे देखते हैं तो जीन पियाजे के बारे में, तो उन्हें विकासात्मक मनोविज्ञान का प्रेरक भी कहा जाता है। तो ये जो दो शब्द हैं आप इनको अच्छी तरीके से समझिएगा और अच्छी तरीके से इनको ध्यान रखिएगा। कौन कौन से, पहला आप है कि इन्होंने संज्ञानवादी विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ये वाला। ठीक है, और दूसरा इन्हें विकासात्मक मनोविज्ञान का प्रेरक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? विकासात्मक मनोविज्ञान का प्रेरक कहा जाता था। ये कहाँ के निवासी थे? तो ये हमारे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। और पियाजे का सिद्धांत एक और नाम दिया गया, उसका नाम था विकास की अवस्था का सिद्धांत। 3 सिद्धांत हम जानेंगे, कौन कौन से थे। पहला हमारा था संज्ञानवादी विकास सिद्धांत। ठीक है, दूसरा था कौन था वो था हमारा विकास की अवस्था का सिद्धांत। और अगला हमारा, इनको क्या कहा जाता था? तो इनको कहा जाता था विकासात्मक मनोविज्ञान का प्रेरक। अब इनके बारे में कुछ छोटी सी बातें, हम बार बार संज्ञान शब्द सुन रहे हैं, वो है क्या, संज्ञान के बारे में जान लेते हैं। तो जीन पियाजे जी ने संज्ञान बताया है कि संज्ञान एक ऐसी प्रक्रिया, आप समझिएगा, परिभाषा मत देखिएगा आप लोग। संज्ञान को आप ऐसे समझिएगा कि आपके मन में जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं, जो कल्पना आ रही है, जो तर्क आ रहा है, ठीक है, जो चिंतन हो रहा है, जो समस्या समाधान करने के लिए आपके अंदर जो जिज्ञासा हो रही है, वही हमारा संज्ञान है। ठीक है, और इसी के माध्यम से जब बच्चा सीखता है तो हमारा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहलाता है। समझ में आ गया कि संज्ञान क्या है? संज्ञान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संवेदना, धारणा, प्रतिमा, समस्या समाधान, तर्क, चिंतन जैसी मानसिक क्रियाएं निहित होती हैं। अगर बात करें पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की, तो इनके कुछ और शब्द जो आपको पेपर में आपको सीधे देखने को मिल जाएंगे, आप लोग जानते भी हों, देखे भी होंगे आप लोगों ने। तो पहला आपका है कि अनुकूलन क्या है। तो देखिए, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेना। जैसे बच्चा जो है, छोटा बच्चा समाज के अनुसार अपने आप को जो जब ढाल लेता है तो वही हमारा अनुकूलन कहलाता है। ठीक है, ये दो तरीके से होता है। पहला होता है आत्मसातकरण करना और दूसरा हमारा होता है समायोजन। दोनों के बारे में जानेंगे, दोनों क्या है। बात करें अगर आत्मसातकरण करने की, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो पूर्व का जो ज्ञान है उसी को नए ज्ञान के साथ में जोड़ना हमारा आत्मसातकरण कहलाता है। ठीक है, जैसे बच्चे ने एक बिल्ली को देखा, दोबारा अगर उसे वही बिल्ली दूसरी तरीके की बिल्ली देख ली तो बच्चा कहेगा ये भी बिल्ली ही है। ठीक है, मतलब कि जो पूर्व ज्ञान के साथ में जब उसे नई चीज दी जाती है, जैसे पहले उसने जोड़ किया, पहले उसने सीखा 2+2 4 होते हैं। ठीक है, दोबारा जब उसे 3+3 करने को मिला तो वो आराम से कहेगा कि ये 6 होते हैं। ठीक है, इस तरीके की जो क्रियाएं होती हैं जिनमें बच्चा पूर्व ज्ञान के साथ में नए ज्ञान को जोड़ता है और उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करता। ठीक है, बिना किसी परिवर्तन के पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जब जोड़ता है बच्चा, तो हमारा आत्मसातकरण कहलाता है। और बात करें अगर उसके बाद समायोजन की,
तो समायोजन में बच्चा पूर्व ज्ञान में जो सीखा है उसमें परिवर्तन करके जब नए ज्ञान के साथ में सीखता है, यानी कि आत्मसात्करण की अगर बात करें तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसा पिछला ज्ञान होता है उसी तरीके से नए ज्ञान को सीखता है। लेकिन समायोजन में वो बदलाव करता है, पिछले ज्ञान में थोड़ा परिवर्तन करके नए ज्ञान को सीखता है, वही हमारा समायोजन कहलाता है। अब बात कर लेते हैं जीन पियाजे की अवस्थाओं के बारे में। इन्होंने कितनी अवस्थाएं दी? इन्होंने 4 अवस्थाएं दी। पहली अवस्था की बात करें तो वह संवेदी गामक या पेशी अवस्था, ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज, जो आपके एग्जाम में आपको सीधी ही देखने को ये आपको मिल जाएगी। इससे आपको अब तो बहुत ज़्यादा ही प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। तो इसमें क्या क्या बच्चे के अंदर होता है, या क्या क्या बच्चे के अंदर इसमें विशेषता होती है? तो ये जो होती है कितनी होती है, जन्म से 2 वर्ष की जो अवस्था होती है वो हमारी क्या कहलाती है? संवेदी गामक या पेशी अवस्था। तो इंग्लिश वाले बच्चे इसको पढ़ेंगे सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है। अब इसमें क्या क्या होता है, इसमें बच्चे की चूसने की प्रवृत्ति प्रबल होती है, मतलब कोई चीज़ उसको दे दो वो उसे चाटने लगेगा, ठीक है, उसे मुंह में दे लेगा, उंगली दे लेगा, या आप कोई भी पेन आप जैसे लिख रहे हैं कुछ कर रहे हैं तो वो पेन मुंह में दे लेगा, मोबाइल आपका है वो मुंह में दे लेगा तुरंत, तो मतलब वो मुंह से चखना चाहता है। तो इस तरीके की जो क्रिया होती है वो संवेदी गामक में होती है। उसके बाद अगली बात कर लें इनकी, तो वो है हमारी दोहराने की प्रवृत्ति, यानी कि बच्चे के में दोहराते बहुत ज़्यादा हैं, जैसे पापा 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 मम्मा 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 मम्मा, मतलब बार बार कह के रह जाते हैं बच्चे, पानी पानी पानी, पानी तो नहीं, पापा 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 ऐसे करके कहते हैं। तो इस तरीके की जो क्रियाएं होती हैं बच्चों में वो संवेदी गामक में होती हैं। आप ही समझिएगा छोटा बच्चा कितनी क्रियाएं कर सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, उलटना पलटना छूना जानबूझकर, ठीक है, उलटना पुलटना छूना जानबूझकर मानसिक क्रिया करना, मतलब बच्चा इधर गिर रहा है कहीं उधर गिर रहा है कहीं कुछ कर रहा है, तो इस तरीके की क्रियाएं भी किस में आती हैं? ये भी हमारी संवेदी गामक के अंतर्गत आती हैं। खिलौना छुपा देने पर खोजता है, मान के चलिएगा कोई कोई चीज़ है, आप खिलौना ही ले लीजिए, आजकल सबसे अच्छा खिलौना बच्चों के लिए मोबाइल हो गया है। तो मोबाइल जब उसका छुपा देंगे आप तो वो ढूंढेगा, तो पैदल घुटुओं के भर चल करके देखेगा कहाँ पर कोई चीज़ है, कहाँ पे रखा है इन्होंने। तो इस तरीके की क्रियाएं बच्चों में आ जाती हैं। प्रयत्न एवं भूल से सीखते हैं। अब मान के चलिएगा कोई बच्चा है जैसे जा रहा है छोटा सा बच्चा, अब वो किसी चीज़ से टकरा गया, गिर गया, तो दोबारा जब वहाँ से जाएगा तो बड़ी सावधानी से निकलेगा वहाँ से। आप लोग भी देखते हैं आपके घर में जैसे कोई छोटा बच्चा होता, आप देखिएगा कि वो एक चीज़ से पहले अगर उससे कोई भी नुकसान हो गया हो या किसी तरीके की कोई चोट लग गई हो तो दोबारा जब वहाँ से जाएगा तो बड़ी ही संभाल के निकलेगा वहाँ से, ठीक है। अगला है कि वस्तु को ऊपर से नीचे गिराते हैं। मान के चलिएगा उनकी खाट पर वो या पलंग पर वो लोग लेटे हैं बैठे हैं बच्चे, अब उन बच्चों के पास किसी भी प्रकार की कोई चीज़ को रख दीजिएगा तो वो कोशिश जरूर करेगा उसको नीचे गिराने की, हर संभव प्रयास करेगा कि वो चीज़ नीचे गिर जाए। तो ये प्रवृत्ति भी बच्चों में किस में पाई जाती है? संवेदी गामक में पाई जाती है। इसमें वस्तु स्थापत्य का गुण आ जाता है, यानी ऐसे समझिएगा कि पानी कहने पर बच्चा समझ जाता है कि पानी ये चीज़ है, इतना इतना छोटा छोटे चीज़ों के बारे में वो सीख जाता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं वो हमारी किसके अंतर्गत आती हैं? संवेदी गामक के अंतर्गत आती हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, और दोबारा क्लास को रिवाइज करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। जो भी बच्चे नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करने का मतलब ये है कि इम्पोर्टेंट क्लासें आपको आसानी से मिल जाएंगी। इस बार हमने जो टारगेट लिया है वो हम आपको पेपर फर्स्ट के साथ में पेपर सेकंड पर भी विशेष तौर पर जोड़ देंगे, क्योंकि यूट्यूब चैनल यानी कि यूट्यूब के हिस्ट्री में अभी तक पेपर सेकंड पर इतना ज़्यादा विशेष जोर नहीं दिया जा रहा है। इस बार हम कोशिश करेंगे कि हम आपको पेपर सेकंड की भी तैयारी अच्छी तरीके से कराएं, उसकी भी क्लासें आपकी रेगुलर शुरू हो जाएं। और उसके साथ में अब हम आपके लिए, हमने आपको पहली शुरुआत में बताया PYQ सीरीज लेकर के आ रहे हैं, जिसमें आपकी पेडागोजी हो गई या सीटेट के वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गए जो बार बार एग्जाम में आते हैं, वो क्लासें आपके लिए कराई जाएंगी। ऐसे समझिएगा अक्टूबर के जो 30 दिन अक्टूबर में ले लीजिएगा और 30 दिन नवंबर में ले लीजिएगा और लगभग 15 दिन वो ले लीजिएगा। तो आप ऐसे समझिएगा कि आपके पास 60-75 दिन हैं, 75 के हम 70 दिन मान लेते हैं। 1-2 दिन हमारा पढ़ने का मन नहीं होता है, ठीक है। 70 दिन में अगर हम डेली 20 क्वेश्चन कर लेते हैं वो प्रैक्टिस के, तो अब 7 दूनी 1400 क्वेश्चन हमारे तैयार हो जाएंगे, यानी कि लगभग 10 प्रैक्टिस सेट। कितने? लगभग 10 प्रैक्टिस सेट हमारे तैयार हो जाएंगे। और 10 प्रैक्टिस सेट के ये जो क्वेश्चन होंगे वो उसमें आपकी PYQ जो है वो भी आपकी कवर हो जाएगी पूरे, ठीक है। ये सीरीज हम इसलिए लेकर के आ रहे हैं कि इसमें बच्चे के जो PYQ सेक्शंस है वो पूरा कवर हो जाए, उसके बाद उसकी पेडागोजी कवर हो जाए। इसको पढ़ने के बाद में, इन चीज़ों को पढ़ने के बाद में आपको PYQ कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर आपके यहीं से कवर हो जाएंगे। दोनों सीरीजें चलाई जाएंगी आपके पेपर फर्स्ट के लिए भी और पेपर सेकेंड के लिए भी।
साइंस के लिए जो बच्चे साइंस और मैथ ले रही है उनके लिए थोड़ा अलग मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी अलग तरीके से अच्छी तरीके से मेहनत करेंगे। कोशिश करेंगे कि क्लासें आपको हर एग्ज़ाम, जो इस एग्ज़ाम की हर प्रकार की क्लासें आपको दी जाएं ताकि आप एग्ज़ाम में अपना अच्छा स्कोर कर सकें। क्लासें आपको तभी मिल पाएंगी जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि इनकी नोटिफिकेशन जो है वो उसको आप समय पर आपके पास पहुंच पाए। अगली जो इनकी अवस्था थी उसके बारे में जान लेते हैं। वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या कहें 2 से 7 वर्ष की जो अवस्था होती है हमारी जो बच्चे की, वो कहलाती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या कहें प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, इसकी अगर बात करें तो इस अवस्था में बच्चे पूर्व चालन की अवस्था भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसे पूर्व चालन की अवस्था भी कहते हैं। इस आयु काल में बालक घटनाओं एवं वस्तुओं के अर्थ का ज्ञान हो जाता है, यानी वस्तुओं के बारे में बालक अच्छी तरीके से चीज़ों को सीख जाता है और नई नई सूचना एवं अनुभवों को ग्रहण करता है। इसकी ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, यहाँ से सीखेंगे। ये इसमें वस्तु बच्चों के अंदर जीववाद का गुण आता है। जीववाद ऐसे समझिएगा आप लोग, आपके एग्जाम में एक बार सीटेट में पूछा भी गया था, जब आपका ऑनलाइन एग्जाम हुआ करता था सीटेट का, तब एक प्रश्न आया था आपके इसी में कि बच्चे में जीववाद का गुण किस अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, तो वो आपका पाया जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। और जीववाद है क्या? तो जीववाद का मतलब ऐसा है कि मान के चलिए कोई छोटा बच्चा है, वो चल रहा है और चलते चलते वो गेट, जैसे गेट की जो धेरी होती है, जो चौखट होती है, उस पर वो गिर गया, तो आप गए, आपने चौखट के 2-3 थप्पड़ मार दिए, तो उससे बच्चे को ये लगेगा कि जो ये चौखट है इस पर मार पड़ी है। ठीक है, यानी कि उसे ये लगता है कि इसके अंदर जीवन है। तो जब बच्चे को ये लगता है कि वस्तुओं में जीवन है, उसे मारने से बच्चा चुप हो जाता है। तो ये जो बच्चे के अंदर गुण पाया जाता है वही हमारा जीववाद का गुण होता है। ठीक है, अपलटावी का गुण किसे कहते हैं? अब मान के चलिएगा बच्चे के सामने हमने 4 गिलास रख दिए। ठीक है, इसे थोड़ा अच्छी तरीके से समझते हैं साफ जगह में। हमने बच्चों के सामने 4 गिलास रख दिए, एक ये रख दिया, एक ये रख दिया, फिर एक ये रख दिया, एक ये रख दिया, यानी कि हमने इस तरीके से गिलास रख दिए। ठीक है, अब बच्चा इसे लंबाई में तो लगा देगा। अब हम इससे कहें कि बड़े से छोटे में लगाओ, ठीक है, या हमने थोड़ा ऐसा एक बड़ा कर दिया फिर एक चौड़ा कर दिया, इस तरीके से कर दिए, तो बच्चा इसको पलट नहीं पाएगा। तो इस तरीके का जो गुण पाया जाता है बच्चे के अंदर, यानी कि लंबाई के हिसाब से वस्तु को लगा सकता है, लेकिन उसे दोबारा से वैसा नहीं कर सकता। छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा नहीं लगा सकता। इस तरीके का जो गुण पाया जाता है वही हमारा अपलटावी का गुण कहलाता है। और पलटावी मतलब पलट नहीं पाता उसको, इसीलिए उसे अपलटावी का गुण कहते हैं। अगला देखिएगा आप, हमारा अनुकरण के द्वारा बच्चा सीखता है। अब छोटा बच्चा है, 2 से 7 वर्ष का बच्चा, तो वो अनुकरण के द्वारा, जैसा आप लोग घर में माहौल रखेंगे उसी प्रकार से सीखेगा। अगर आपके घर में जैसे कुछ घर ऐसे होते हैं जहाँ पे थोड़ा गाली वाली का माहौल हो जाता है, ठीक है, वो थोड़ा इसमें ज़्यादा, तो बच्चा भी वही गाली वाली देने लगता है। या कहीं पर जो बहुत ज़्यादा शिक्षित तरीके से, आप छोटा बच्चा है, आप ऐसे समझिएगा कि कोई छोटा बच्चा है आपके घर में 2 से 7 वर्ष का या उससे भी छोटा, तो आप अगर उसके सामने इंग्लिश भाषा का ही प्रयोग करें तो आपका बच्चा 99% जो है वो इंग्लिश भाषा में ही उसकी अच्छी हो जाएगी और वो आगे भविष्य में इंग्लिश भाषा को ही अपनी प्रायोरिटी देगा। ये तरीका जो होता है वो बच्चे अपने परिवार के साथ में किस तरीके से सीख सकता है वो इसके बारे में है। अब आप सोचिएगा, यानी कि बच्चे के लिए भाषा इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुकी है इस समय कि हमें बच्चे के लिए इस तरीके की भाषा यूज करनी है ताकि समाज में उसकी भाषा को लोग एक अच्छे नज़रिए के साथ में देखें। तो ये जो होता है भाई हमारा क्या कहलाता है? अनुकरण के द्वारा सीखना या खेल के द्वारा सीखना। बड़ों के द्वारा चीज़ों को सीखना अनुकरण के द्वारा सीखना कहलाता है। यानी कि दूसरों को देखकर जो हम सीखते हैं भाई हमारा अनुकरण के द्वारा सीखना होता है। ठीक है, खेल के द्वारा तो पता ही है कि खेल के माध्यम से हम अच्छा बुरा सीखते हैं। उसके बाद गणितीय संक्रियाएं जोड़ घटाना गुणा भाग कर लेता है, लेकिन उसके पीछे नियम नहीं जान पाता। मान के चलिएगा बच्चे को अगर हमने दिया कि 3 गुणा 6 करिएगा तो बच्चा उसको 18 लिख देगा, कर भी लेगा, 6 का पहाड़ी पड़ गई, लेकिन इसमें क्या विधि लगी, किस तरीके से किया जाए, तो वो तरीका बच्चे को समझ में नहीं आता है। ठीक है, वो तो शायद अभी आप लोग भी नहीं सीख सकते हैं कि 3 गुणा 6 इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो किस तरीके से होती हैं। तो ये जो नियम होता है वो बच्चों को किसके कारण सीखते हैं, तो वो हमारा सीखते हैं, ये जो गुण होता है बच्चों में वो होता है हमारा गणितीय संक्रियाओं में। ये जो गुण नहीं होता पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, छोटी मुद्रा बड़ी मुद्रा में फर्क नहीं कर पाता। अब उसे किसी तरीके का नोट दे दो, छोटा बच्चा है, वैसे 7 वर्ष का जब बच्चा हो जाता है तो वो ये रुपए तो बहुत अच्छी तरीके से जान जाता है, लेकिन इन्होंने ये कहा है कि वो इतने या छोटी मुद्रा बड़ी मुद्रा के बारे में वो समझ नहीं पाता कि कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। अहम केंद्रित होता है, ये तो है। बच्चे छोटे बच्चे इतनी ज़्यादा घमंडी से होते हैं, उनके अंदर थोड़ा
अहम होता है, अहंकार होता है कि वो कहते हैं नहीं नहीं मैं ही सही हूँ, मेरी चीज़ ये किसे कैसे दे दी, मेरा खिलौना उसे कैसे दे दिया, इससे तो मैं ही खेलता था। ये जो गुण होता है बच्चों में वो पाया जाता है। तो इस तरीके की अगली बात कर लें अगर हम, वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। दो अवस्थाएं हमने पढ़ चुकी हैं, उनका आप लोग रिवीजन भी करते रहिएगा साथ में। अगली है हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और कहें 7 से 12 वर्ष की अवस्था है। इसमें क्या होता है, तो किसी प्रत्यक्ष एवं स्थूल वस्तु, किसी प्रत्यक्ष या स्थूल संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जा सकता है इसे, ठीक है। यहाँ पे किसी नहीं होगा, इसे यहाँ पे इसे होगा, ठीक है। इसे प्रत्यक्ष यानी कि इसमें वस्तु को, बच्चे को सामने जो रखी है वस्तु उसके बारे में संपूर्ण जानकारी हो जाती है एक तरीके से। इसमें बालक लंबाई, समय, भार एवं जैसे जो वे संप्रत्य होते हैं उनको सीख जाता है, ठीक है। और जीववादी का गुण खत्म हो जाता है, यानी बच्चा ये समझ जाता है कि अभी तक जिन्होंने गेट को मार करके हमें चुप कराया था वो गलत था। ये चीज़ बच्चे को समझ में आ जाती है, बच्चा इस तरीके से समझ जाता है, ठीक है। और वह भार एवं लंबाई में गड़बड़ नहीं करता। हमने आपसे बताया था ना, गिलास इस तरीके से हमने गिलास रख दिए छोटे से बड़े, एक को हमने चौड़ा ज़्यादा कर दिया, तो बच्चा ये समझ आता है इसमें ज़्यादा बनेगा इसमें कम बनेगा। तो ये जो गुण होता है भाई वो बच्चे में ही आ जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंदर, ठीक है। उसके बाद वस्तुओं को क्रम निर्धारण करने लगता है और आगमन विधि का प्रयोग करने लगता है। आगमन विधि ऐसे समझिएगा कि आगमन का अर्थ होता है उदाहरण से नियम की ओर। क्या होता है, उदाहरण से नियम की ओर। पहले बच्चे उदाहरण सीखेगा फिर बच्चा नियम सीखेगा। और निगमन विधि का अर्थ होता है नियम से उदाहरण की ओर। पहले बच्चा नियम सीखेगा फिर बच्चा उदाहरण सीखेगा, ठीक है। आगे जान लेते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था क्या है। ये जो है पूर्व मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये पेपर 2 में आते हैं। पेपर फर्स्ट में ये आपको देखने को नहीं मिलेंगे ज़्यादा, कहीं बाई चांस 10% चांस होता है कि पेपर फर्स्ट में इन दोनों से आपका पूछा जाए, ठीक है। इन दोनों से किससे किससे, एक तो आपकी होगी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से बहुत कम चांस है कि पेपर फर्स्ट में पूछा जाए, ये आपके पेपर सेकंड में पूछा जाता है। अगर आपको बाई चांस आपको पता नहीं है कि ये कौन सी अवस्था है तो आप मूर्त संक्रियात्मक अवस्था अगर लगाते हैं तो वो आपका 70% प्रश्न सही होने के चांस होते हैं पेपर सेकंड में। ये जो तरीके होते हैं वो भी हम सीखते चलेंगे कि बाई चांस अगर हमें तुक्का भी लगाना पड़े तो हम इस तरीके से लगाएं ताकि हमारा प्रश्न सही हो जाए। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की बात कर लेते हैं तो 12 से ज़्यादा वर्ष की जो अवस्था होती है वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक पूर्व अवस्थाओं से प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर वस्तुओं के गुण दोष जान लेता है, यानी कि कौन सी चीज़ बच्चे के लिए अच्छी है कौन सी चीज़ बच्चे के लिए बुरी है वो अपने पूर्व अनुभवों के साथ में और पूर्व की अवस्थाओं के साथ में जान लेता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, बच्चे अमूर्त चिंतन करने लगते हैं। अमूर्त चिंतन का मतलब क्या होता है, अमूर्त चिंतन यानी वस्तु उसके सामने ना होने पर भी वो उसके बारे में सोचने लगता है कि अगर मैं सिपाही बनूंगा तो मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, अगर मैं शिक्षक बन जाऊंगा तो मैं ऐसा कर दूंगा, मैं बहुत ज़्यादा बच्चों को पढ़ाऊंगा, मैं बच्चों के लिए खिलौने लेकर के आऊँगा, मैं बच्चों को बहुत सारा काम करने को दूंगा, बच्चों को बहुत सारा खेल खिलाऊंगा। तो ये तरीका जो होता है वो अमूर्त चिंतन कहलाता है। उसके बाद तर्क करना सीख जाता है, तार्किक चिंतन की क्षमता जो है वो बच्चे के अंदर आ जाती है इस अवस्था में। निगमनात्मक तरीका हमने आपसे क्या कहा था, आगमनात्मक विधि का मतलब होता है उदाहरण से नियम की ओर और निगमनात्मक का मतलब होता है नियम से उदाहरण की ओर। नी से मतलब समझिएगा नियम, निगमन का नी और नियम का नी, यानी कि पहले नियम आएगा फिर उदाहरण आएगा। ये तरीका आप समझ सकते हैं अच्छी तरीके से। अब एक और चीज़ इनके बारे में ज़्यादा चलती है वो है हमारी कि जीन पियाजे के एक शब्द बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में आता है जिससे आपके अभी तक तो हम कहें कि 5 प्रश्न से 6 प्रश्न पूछे जा चुके हैं। वो क्या है, स्कीमा क्या है। तो स्कीमा का आप ऐसे समझिएगा, उसमें हर बार आपको ऑप्शन में मिल जाएगा मानसिक संक्रिया या मानसिक जो वस्तुओं से संबंधित है। स्कीमा आपके से तात्पर्य होता है मानसिक संक्रिया, यानी मानसिक जो चीज़ें होती हैं वो हमारी स्कीमा से संबंधित होती हैं। तो आपसे बस इतना समझना, स्कीमा का संबंध मानसिक से होता है, ठीक है। और पियाजे के अनुसार पहले विचार आए थे फिर भाषा, ठीक है, पहले विचार फिर भाषा, ठीक है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। ये कुछ बेसिक सी चीज़ें थी, आप समझिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है लेकिन एक बार रिवीजन करने के बाद वो आपको आ जाएंगी। प्रश्न आप कर लेते हैं कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को श्रेणियों में व्यवस्थित करने में सक्षम हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि बच्चे जो चीज़ों को श्रेणियों में किस अवस्था में लगा सकते हैं। तो हमने पहली अवस्था पढ़ी थी संवेदी कामक अवस्था, तो हमने उसमें आपसे कहा था कि बच्चे क्या करते हैं, बच्चे चीज़ों को सही तरीके से यानी कि सीखने लगते हैं, अनुकरण के द्वारा सीखने लगते हैं और चीज़ों के द्वारा सीखने लगते हैं, लेकिन वो वस्तुओं को श्रेणी क्रम में नहीं लगा पाते। दूसरी हमने अवस्था पढ़ी थी वो हमने पढ़ी थी
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उसमें भी हमने आपसे कहा था कि बच्चे के अंदर, यानी कि बच्चा छोटी से बड़ी चीज़ों को सही तरीके से लगा नहीं पाता है, वो कोशिश नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये भी चीज़। तीसरी जो अवस्था हमने पढ़ी थी वो हमारी थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें हमने कहा था कि बच्चे जो वस्तुओं को श्रेणियों में व्यवस्थित करने लगते हैं। तो ये जो अवस्था होती है वो हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। और ये एग्जाम में आपके आए हुए प्रश्न है। ये आपके जुलाई में जो पेपर हुआ था उसके और जनवरी में जो एग्जाम हुआ था उसके प्रश्न हैं। अगला आपका है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत यह बताता है कि, ठीक है, मान के चलिए जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसके बारे में है। ये जो प्रश्न हमने उठाए हैं वो इसलिए उठाए हैं कि इससे आपकी थ्योरी बेशक ना कवर हुई हो, लेकिन इन प्रश्नों से आपकी और चीजें भी कवर हो जाएंगी। तो क्या है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह बताता है कि अवधारणाओं को जटिल से सरल की ओर, देखिए ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा कि अवधारणाओं को जटिल से सरल की ओर नहीं, सरल से जटिल की ओर अगर होता तो हम कहीं पर सही कर सकते थे। ठीक है, दूसरा है कि पाठ्यक्रम को बच्चों की आयु समूह चरण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। ठीक है, हो सकता है। अगला देखते हैं कि शिक्षण का बल गतिविधि के परिणाम पर होना चाहिए, ना कि सोचने की प्रक्रिया पर। मतलब बच्चे को गतिविधि कराओ, करवाते रहो, सोचने ना दो उसको, ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि बच्चे को सोचना भी तो है किस तरीके से क्या काम करना है। यानी इसमें समझिएगा कि आपको ऑप्शन को गलत गलत करके काटना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये हम शब्द आपको बता देंगे कि अगर वो शब्द आपको मिल जाते हैं तो आप ऑप्शन को आसानी से काटें। अगला है आपका कि व्यवहार एवं दंड एवं पुरस्कार के, देखो दंड मिले या पुरस्कार मिले बच्चों को उस तरीके से नहीं सिखाना है, तो उत्तर जो हमारा हो जाएगा वो दूसरा हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप प्रश्न करेंगे तो आपका बाई चांस प्रश्न जो है वो गलत भी हो, आप सॉरी ना भी आए, फिर भी आप उस प्रश्न को आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि आप ऑप्शन को काटना जानते हैं। अगला आपका है कि जीन पियाजे जो थे उनका मानना था कि ज्ञान जो है वो कैसा है। चलिएगा ऑप्शन से देख लेते हैं कि पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चों द्वारा निर्मित किया जाए, हो सकता है। अंतःक्रिया के माध्यम से प्राप्त होने के बजाय जन्मजात और दिया हुआ होता है, यानी बच्चे में जो ज्ञान होता है वो समाज के द्वारा, अंतःक्रिया के द्वारा नहीं सीखता है, वो उसकी जन्मजात ही होता है, जन्म से ही बच्चा ज्ञानी होता है, ऐसा नहीं बोला इन्होंने। अगला इन्होंने बोला कि अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत करके स्वनिर्मित होता है, हो सकता है, लेकिन इसमें उतना ज़्यादा एक्टिव बच्चा नहीं हो पाता। ठीक है, अगला आपका एक दृश्य व्यवहार परिवर्तन है जिसमें विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है, ये भी नहीं कह सकते हम। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हमारा पहला हो जाएगा कि इसे निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चों द्वारा निर्मित किया जाए, यानी बच्चों द्वारा स्वयं निर्मित किया जाता है, बच्चों द्वारा ज्ञान को बढ़ाया जाता है। जिस माहौल में बच्चा होता है उस माहौल में अच्छी तरीके से सीखता है। ठीक है, अगला आपका है कि पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार भिन्न होते हैं। ये आपके एग्जाम में आया है, ये शायद जनवरी में जो एग्जाम हुआ था आपका उसका प्रश्न है। ठीक है, कि बच्चे जो हैं वो वयस्कों से किस प्रकार भिन्न हैं। तो बच्चों की तुलना में वयस्क बहुत अधिक ज्ञानी हैं। अब हम लोग तो यही कहेंगे, लेकिन ये हमारा नहीं होगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि बच्चा, हो सकता है बच्चा भी ज्ञानी हो, कहीं कहीं ऐसा होता है कि वयस्क उतना ज़्यादा होशियार नहीं होता है, लेकिन जो बच्चा होता है वो उससे ज़्यादा तेज होता है। ठीक है, बच्चों की सोच वयस्कों की गुणात्मक रूप से होती है, हो सकता है बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, मात्रात्मक रूप से तो हम नहीं कह सकते। ठीक है, अगला है बच्चे वयस्कों पर निर्भर होते हैं, जबकि वयस्क ऐसा नहीं है, बच्चे भी स्वतंत्र होते हैं, वो अपना क्या करते हैं, सीखने के लिए स्वतंत्र होते हैं, अच्छी तरीके से चीज़ों को सीख सकते हैं। तो इसका उत्तर जो होता है होगा वो हमारा ऑप्शन बी होगा। ठीक है, प्रश्न आप लोगों के लिए यहीं तक रखेंगे क्योंकि क्लास आपकी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है, और क्लास हम आपको छोटी छोटी इसलिए कराते हैं ताकि आप पढ़ने में बोरियत ना महसूस ना करें, आप बेहतरीन तरीके से चीज़ों को सीख सकें। ठीक है, जिन भी बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे वीरो आप किसका इंतजार कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो पहले। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि जैसे ही कोई नई क्लास की नोटिफिकेशन आती है वो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। हमने आपसे कहा है कि हम आपके लिए जल्द ही PYQ सीरीज़ लेकर के आ रहे हैं। PYQ सीरीज़ का मतलब है कि आपके लिए वो कंटेंट मिल जाएगा आपको जो जिसके लिए आप अभी तक परेशान है, उसमें आपकी पेडागोजी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, पेडागोजी आपकी क्लियर हो जाएगी। उसके बाद आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो आपके कंटेंट क्वेश्चंस हैं, वो आपके कवर हो जाएंगे। क्या कवर हो जाएंगे? आपके कंटेंट क्वेश्चन जो PYQ के हैं वो आपके कवर हो जाएंगे। और हमने आपसे कहा है कि हमारे पास लगभग 70 दिन है, 70 दिन में हम डेली अगर 20 क्वेश्चन भी करते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस की संख्या हम बढ़ाएंगे, आपको आगे महामैराथन्स भी कराई जाएंगी, तो आप समझिएगा कि आपके 1400 क्वेश्चन क्लियर होते हैं। और 1400 क्वेश्चन में अगर हम 15 से भाग दें तो हम मान के चलते हैं लगभग हमारे 10 प्रैक्टिस सेट कवर हो जाएंगे। 10 प्रैक्टिस सेट आप समझिएगा कि आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं।
इसी तरीके से हम मेहनत करेंगे ताकि हमारे एग्ज़ाम में हम अच्छा स्कोर कर पाएँ। और जो पेडागोजी होती है वो हमारी 75 नंबर की आती है, तो उस 75 नंबर को हमें छोड़ना नहीं है, उसे कंप्लीट करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा अपना, लगातार मेहनत करते रहिएगा। जिन भी बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि नई क्लास आपको समय पर मिल जाए। हमने स्वयं अपने एग्ज़ाम को निकाला है, उन्हीं नोट्सों के साथ में हम आपको पढ़ा रहे हैं। मेहनत करते रहिएगा, अच्छी तरीके से जुड़िएगा हमारे साथ और बोलिएगा जय हिंद।